Welcome and warm wishes to all the students, everyone watching this video. Today is day 14 and you are watching your reliable channel English with Komal Ma'am. Do like and share and subscribe the channel if you haven't subscribed it yet. And please press the bell icon so that you can get the notifications of all the videos because हम तो रुकने वाले नहीं हैं और आप इसका फायदा उठा लीजिए। चलिए जल्दी जल्दी से आज की कहानी, आज का चैप्टर, आज की स्टोरी पर नजर डालते हैं। आज पढ़ने वाले हैं डे 14 में पोएट्स एंड पैनकेक्स। पोएट समझ में आता है, पैनकेक समझ में आता होगा, खाने वाला नहीं बट देन मेकअप मटेरियल जो कि बेस का काम करता है। अब किसने लिखा है ये चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक्स? पोएट्स एंड पैनकेक्स अशोका मित्रन जी ने लिखा है। अशोका मित्रन जी की एक किताब है माई इयर्स विद द बॉस, उसका एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट या एक्सर्प्ट है ये चैप्टर जिसका नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स। बहुत मशहूर हस्ती हैं अशोका मित्रन जी। ही वॉज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल राइटर, पोस्ट इंडिपेंडेंट, अ तमिल राइटर एंड इन तमिल लिटरेचर। काफी सालों उन्होंने काम किया जेमिनी स्टूडियो में और जब वो जेमिनी स्टूडियो छोड़ के गए तब किसी के मोटिवेट करने पर उन्होंने इस अपने एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड किया और उस रिकॉर्डिंग को एक किताब में तब्दील किया और उस किताब का एक छोटा सा हिस्सा है ये चैप्टर पोएट एंड पैनकेक्स जो 12th क्लास के सिलेबस में है और हमारी फ्लेमिंगो बुक में है। ही वॉज अ पार्ट ऑफ अ वेरी इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन, एक फिल्म मेकिंग बिजनेस जो जेमिनी स्टूडियो ने शुरू किया था और इसे डायरेक्शन दिया था एस वासन जी ने। हम उनके बारे में भी इसमें पढ़ने वाले हैं। उन्होंने एस वासन जी ने मूवी बिजनेस को तब डायरेक्शन दिया जब ज्यादा लोग उसके बारे में नहीं जानते थे और अशोका मित्रन वर्कड फॉर जेमिनी स्टूडियो। ही वर्कड समवेयर फॉर 20 years and then he left film making business and after that उन्होंने रिकॉर्डिंग की थी। बाद में उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को बताया। ये चैप्टर बात क्या करता है? ये चैप्टर एक फेज की बात करता है इंडियन मूवी बिजनेस के बारे में। जल्दी से नजर डालते हैं इसकी थीम या इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इस चैप्टर से हमें कई चीजों के बारे में पता चलता है, जेमिनी स्टूडियो के बारे में, वहां पे काम करने वाले लोगों के बारे में, उनके कॉन्सेप्ट के बारे में, उस समय उन लोगों की सोच या उनका इंटरेस्ट क्या हुआ करता था। सटल राइटर ने बहुत ही सटल माने सिंपल तरीके से ह्यूमर ऐड किया है ताकि हाँ व्यंग करें, मजाक करें मगर किसी को चुभे ना। यही तो हमारा मकसद होता है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमसे कोई और ऊपर उठ गया और हमें लगता है हम तो हमेशा अपने आप को अच्छा ही समझते हैं, तो हम अपने आप को उससे ये मानते हैं कि हम बेहतर थे फिर भी हम पीछे रह गए। सो इट रिजल्ट्स इन जेलसी एंड समटाइम्स इन हेट्रेट एंड मैलिस। सो ये प्रोफेशनल जेलसी की बात करता है जिसकी वजह से इंसान फ्रस्ट्रेटेड रहता है। तो ये चैप्टर ह्यूमन फॉलीज या ह्यूमन फॉल्ट्स को भी हाईलाइट करता है, दैट हाउ पीपल एट टाइम्स स्टार्ट feeling jealous because of the others, their colleagues, and resulting in the fact that they don't look at what they are good at. वो अपने लिए क्या कर सकते हैं या क्या किस चीज के लिए बने हैं। और ये चैप्टर कम्युनिज्म की भी बात करता है जिसे हम साम्यवाद कहते हैं। साम्यवाद मतलब एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा जिसमें ये माना जाता था कि समाज निजी संपत्ति नहीं बल्कि उसको एट अ होल कर दिया जाए, मीन्स एबॉलिशिंग प्राइवेट ओनरशिप। उसके बारे में भी, उस समय के लोगों के उस कम्युनिज्म के बारे में भी, इन सब चीजों का एक मिक्सचर है, एक ब्लेंड है ये चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक्स। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है और मैं कोई डिटेल मिस नहीं करना चाहती। आई डोंट वांट टू गिव यू अ मियर समरी। लेट्स स्टार्ट। पैनकेक एक बहुत ब्रांड नेम था। पहले पार्ट में हम यही पढ़ेंगे कि मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में और वहां पे यूज हुए जाने वाले पैनकेक के। तो राइटर कहता है पैनकेक एक बहुत ही मेकअप मटेरियल जो था वो यूज हुआ करता था और सारी एक्ट्रेसेस उस टाइम की उसे यूज किया करती थी। हाँ, मगर रति अग्निहोत्री जी ने यूज नहीं किया होगा, मे बी तब तक चेंज हो गया होगा, कॉन्सेप्ट चेंज हो गया होगा या पैनकेक का नाम बदल गया होगा या कोई और तरीके का बेस मेकअप यूज किया करते होंगे। तो कह रहा मेकअप डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट कैसा था? जेमिनी स्टूडियो है, मूवी बिजनेस है, तो ऑफ कोर्स मेकअप तो बनता है। तो जेमिनी स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट पहले किसी रॉबर्ट क्लाइव नाम के राजा का जो अस्तबल हुआ करता था, वो अब मेकअप डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया था। ऊपर बिल्डिंग के अपस्टेयर्स पे बना था वो, और वो रॉबर्ट क्लाइव के स्टेबल था। और भी कई सारी बिल्डिंग्स थी जो इस रॉबर्ट क्लाइव ने जीती थी। वहां पर बहुत एम्बिशियस था मगर बड़ा रेस्टलेस था, उसने बहुत कुछ जीता मगर ज्यादा टाइम यहां पर नहीं रहा। और उसकी छोटी सी टाइम जो उसने भारत में बिताया, स्पेशली मेड्रास में, तो रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत सारी ट्रैवलिंग की। उन्होंने सेंट मैरी चर्च में इन फोर्ट सेंट जॉर्ज मेड्रास में शादी भी की। किससे? किसी यंग लड़की से शादी की। बहुत सारे वॉर किए, इम्पॉसिबल बैटल्स जीती, बट उनका स्टे बहुत ही थोड़े टाइम के लिए था। अब मेकअप डिपार्टमेंट की बात करें तो मेकअप डिपार्टमेंट जो है एकदम हेयर कटिंग सैलून की तरह लगता है। बाल कटाने जाते हैं कैसे, ये लाइट वो लाइट सब जगह से, और अब आपको खूबसूरत दिखाता है। अच्छी लग रहा हूं, अच्छा लग रहा हूं, अच्छी लग रही हूं, ये आपने काफी स्मार्ट, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है दैट यू लुकिंग गुड। तो हर एंगल पे इतनी सारी लाइट्स, इमेजिन करिए जो सारे दिन वहां मेकअप कराने के लिए बैठा है, उस इनकैंडेसेंट का मतलब ल्यूमिनस माने इतनी ब्राइट लाइट्स के पास बैठता है, और उसके अंदर कितना गुस्सा है, एवरी टाइम सिटिंग अंडर द सेम डजन्स लाइट एंड गेटिंग योर मेकअप डन। तो उस मेकअप रूम में बैठने वाले लोगों को कितना प्रेशर या कितना लाइट्स का सामना करना पड़ता होगा। मेकअप डिपार्टमेंट में हर रिलीजन, हर बैकग्राउंड के लोग काम करते थे। इसीलिए कह रहा है राइटर कि मेकअप डिपार्टमेंट वाज द राइट एग्जांपल ऑफ नेशनल यूनिटी। इससे पहले भारत में दूरदर्शन के जरिए गवर्नमेंट ये बताती कि लेट्स डेवलप या लेट्स स्प्रेड नेशनल इंटीग्रेशन। उन्होंने हर तरीके के लोगों को जेमिनी स्टूडियो में काम करते देखा था। पहले बंगाली जी थे, उन्होंने स्टूडियो छोड़ दिया, शायद वो बहुत एरोगेंट या उनके लिए स्टूडियो छोटा हो गया। महाराष्ट्रियन, फिर धारवाड़ कर्नाटका, आंध्रा, मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो बर्मीज, इस तरह से नेशनल इंटीग्रेशन का बेस्ट एग्जाम्पल था। ऑल इंडिया रेडियो भी क्या सिखाता, जो जेमिनी स्टूडियो परफेक्ट एग्जाम्पल दे रहा था। अब इनका काम क्या था? आप सब जानते हैं मेकअप आर्टिस्ट का काम क्या होता है, मेकअप पोतना, ऐसी लेयर बना देना कि आप कैमरा के सामने अच्छे लगे। तो वो लोकल मेड लोशंस पोशंस को आपकी मुंह पे अप्लाई कर दिया करते थे, क्योंकि उन दिनों फिल्म शूटिंग इंडोर होती थी, आउटडोर तो कुछ परसेंट ही, कुछ इवन इनफैक्ट ओनली 5% शूटिंग्स वर शॉट आउटडोर्स, एंड दैट इज द रीजन स्टूडियो लाइट्स के अंडर उसको इतना अपीलिंग बना दिया जाता था कि वो मूवी की शूटिंग के दौरान अच्छा लगे। अब मेकअप डिपार्टमेंट में एक हायरार्की मीन्स एक लेवल मेंटेन होता था। ऐसा नहीं कि किसी ने भी कहा उसने उठ के किसी का भी मेकअप कर दिया। नो, जो भी मेकअप आर्टिस्ट थे उनका अपना अपना लेवल था, और उस लेवल के अनुसार वो मेकअप करते थे। आप मूवीज देखते हैं, आप देखते हैं हर कैटेगरी के एक्टर्स हैं, साइड एक्टर्स हैं, कॉमेडियंस हैं, और उसी तरीके से परफेक्शन वाले जितने भी बहुत ही एक्सेलेंस वाले आर्टिस्ट होते होंगे, वो एक्टर्स एक्ट्रेसेस का करते होंगे, फिर उनका जो जूनियर होगा वो साइड एक्टर्स का, फिर जो तीसरा वो कॉमेडियंस का। सो लाइक दिस द हायरार्की वाज मेंटेन। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको जान के अजीब लगेगा मगर हमारे मेकअप डिपार्टमेंट में, मतलब जेमिनी स्टूडियो के मेकअप डिपार्टमेंट में ऑफिस बॉय था। हाँ, जानती हूँ आप बहुत शॉक्ड हैं, क्योंकि ऑफिस बॉय तो आपके पापा के ऑफिस में है, वो तो फाइल्स इधर उधर करता है, बट मेकअप डिपार्टमेंट में ऑफिस बॉय था। और वो क्या करता था? ही यूज्ड टू स्लैप मेकअप। अच्छा खासा इंसान उसको मेकअप करके लाइटों के सामने चमकने वाली शक्ल बना दिया करता था। जब भी बहुत भीड़ होती थी, आपने पहले वाली मूवीज देखिएगा, अगर पहले मूवीज में क्या होता था, अगर किसी को भीड़ दिखानी है चौपाटी की कुछ भी, तो वहां पे उतने लोग आते थे। अब तो बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, एनिमेशन है, बहुत कुछ है, जिससे दिस कैन बिकम दिस। सो दैट्स व्हाट इज सेइंग कि शूटिंग के टाइम पर उसका एक ही काम हुआ करता था, इतने बड़े से वेसल में मेकअप घोल लिया, दर 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 दर, चलिए चलो नेक्स्ट, वो यही काम करता रहता था। आइडिया क्या था? फेस के पोर्स को क्लोज कर दें ताकि वो बड़ा प्लेजेंट लगे, किसके सामने? कैमरा पे। हमारे ये ऑफिस बॉय वो बड़ा लकी था। कैसे? क्योंकि हर कोई अब जवान दिखना चाहता है, और उसके तो टाइटल पे ही था ऑफिस बॉय, और असल में क्या था?
आपको जान के हंसी आएगी, ही वॉज इन हिज अर्ली 40s, 40 से 44 के बीच का आदमी था और बहुत सारे ख्वाहिश और बहुत सारी उम्मीदें लेकर आया था। और हम सब जब भी कुछ स्टार्ट करते हैं तो हमें यही लगता है ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, ये कर लूं। तो वो भी बहुत सारे सपने लेकर स्टूडियो आया था, एक्टर बन जाऊंगा, एक्टर नहीं तो टॉप स्क्रीन राइटर, राइटर नहीं डायरेक्टर, डायरेक्टर नहीं लिरिक्स राइटर, पोएट तो बन ही जाऊंगा। मगर बना क्या? कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या बना। यस, ऑफिस बॉय। उन दिनों अशोका मित्रन जी अपने बारे में बताते हैं, अपने डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, कहां वर्क करते थे। कह रहे कि मेरा जो रूम था एक क्यूबिकल था और उसके जो दोनों तरफ फ्रेंच विंडोज थी। ये भी मुझे नहीं पता था। अशोका मित्रन जी कहते हैं जब मैं रिटायर हो गया बाद में मुझे पता चला इन्हें फ्रेंच विंडोज कहते हैं। क्योंकि मेरा काम मार्केटिंग से रिलेटेड था, मतलब जितनी भी कटिंग्स, जितनी भी न्यूज़पेपर्स में चीजें आती थी रिलेटेड टू मूवीज या उनके बिजनेस से रिलेटेड, तो ही यूज्ड टू कट एंड पेस्ट इट इन द फाइल फॉर फ्यूचर पर्पस। तो कह रहा है मैं अपने ऑफिस में बैठ के काम करता था तो लोगों को लगता था ये तो कुछ करता ही नहीं है। और जब लोग ये सोच बना लेते हैं कि कोई कुछ दूसरा इंसान कुछ नहीं करता तो वो अपना काम भी उसको देते हैं। सो दैट्स व्हाट ही सेज कि शायद मेरे बॉस मिस्टर वासन भी यही मानते थे। इसीलिए जिसके पास कुछ काम एक्स्ट्रा होता था वो मेरे क्यूबिकल आ जाता था, भाषण देता था, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता था और चला जाता था। वो जो मेकअप डिपार्टमेंट में ऑफिस बॉय याद है, हाँ वही 40 के आसपास का आदमी, वो भी आ जाता था और मुझे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता था और कहता था कि ये काम जो मैं कर रहा हूं ये तो नाई, ये तो छोटे कोई भी लेवल के इंसान कर सकते हैं, मैं तो किसी और चीज के लिए पैदा हुआ हूं। तो मैं भगवान से प्रेयर करता था कि शूटिंग हो, क्राउड शूटिंग हो, ये बिजी रहे सो दैट आई विल बी रिलीव्ड। क्या होता है जब हम किसी से फ्रस्ट्रेट होते हैं तो हम अपनी फ्रस्ट्रेशन शब्दों के जरिए, एक्सप्रेशंस के जरिए, इमोशंस के जरिए निकालते हैं। तो ये जो ऑफिस बॉय था ना जेमिनी स्टूडियो में, एग्जैक्टली लड़का तो नहीं था तो एक मेच्योर्ड बीइंग, मगर जो काम कर रहा है वो बिल्कुल इमेच्योरिटी है। वो क्या करता था, वो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, कावर्डली मीन सीक्रेटली एक आदमी से चिढ़ता था। वोज एन इग्नोमिनी का मतलब क्या, उसे लगता था उसकी सारी परेशानियां, उसकी सारी प्रॉब्लम्स जो है एक जेंटलमैन की वजह से थी जिसका नाम था कोटामंगलम सुब्बू। सुब्बू जी शाही जिंदगी जीते थे, जेमिनी स्टूडियो की नंबर 2 पोजीशन को एंजॉय करते थे और शायद इतनी आसान, इतनी अच्छी ग्रैंड लाइफ शायद किसी को नहीं मिली थी। और ऑफिस बॉय उससे चिढ़ता था। उसको ऐसा लगता था कि उसने बहुत अनसर्टेन टाइम, बहुत डिफिकल्ट टाइम में जॉब स्टार्ट किया, उसने बहुत ज्यादा चैलेंजेस को फेस किया और इसने तो अपने करियर में कोई चैलेंज ही फेस नहीं किया क्योंकि तब तक तो फिल्म स्टूडियोज एस्टैब्लिश हो चुके थे। उसे लगता था जो फॉर्मल एजुकेशन है, सुब्बू कुडंट हैव हैड अप्रिशिएबल लीड, मीन्स शायद ऑफिस बॉय उससे ज्यादा एजुकेटेड था। मगर कहते हैं ना एक चीज, व्हाट इज दैट, born in a higher caste, that's what that time people believed. I don't believe कि अब ऐसा कुछ होता है। एंड that's what he says कि वो एक उसके लिए एक आशीर्वाद बन गया, वो ब्राह्मण था। और सच में ब्राह्मण होने की वजह से he had the opportunity of sitting with great people, affluent लोग, मशहूर लोगों के साथ बैठना उठना आ गया, काबिलियत आ गई बोलने की और हमेशा खुश रहता था। फ्लॉप मूवीज देने के बाद भी ही वॉज ऑलवेज हैप्पी। वो ऐसा इंसान था जिसके पास सबके लिए काम था और खुद काम तब करता था जब कोई उससे कहता था। वो मिस्टर एस वासन अपने बॉस के साथ बहुत लॉयल था, उनके लिए हजारों आइडियाज प्रोजेक्ट कर देता था। ऐसा लगता था ऐसा इंसान मूवी के लिए ही बना है, मगर काम तभी करता था जब इंस्पायर होता था या फिर जब कोई कमांड करता था। अब वो ऐसा टैलेंटेड आदमी था कि वो किसी ना किसी रूप में अपनी जो भी मूवी की शूटिंग हुआ करती थी उनकी मदद, मतलब प्रोड्यूसर कहता था कि भाई ऐसी कहानी है कि एक रैट ने टाइग्रेस को पानी में नीचे मार दिया, अब उसके बच्चों को देखकर उस पर दया आ रही है। इमेजिन भी करने में बड़ी हंसी आएगी। और प्रोड्यूसर ऐसे सीन को शोकेस करना चाहता था। अब जब उसके पास आइडिया नहीं कि वो कैसे उसके चूहा उसके बच्चों को दया कैसे दिखाएगा, कैसे दिखाएगा, इस वजह से अब वो सुब्बू से पूछा करते थे और सुब्बू 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 ऑप्शंस, ऑल्टरनेटिव्स दे दिया करता था। तो सुब्बू जैसे इंसान की वजह से जेमिनी स्टूडियो एक गोल्डन पीरियड में था। एंड दैट इज वाई ऑफ कोर्स कोई ना कोई काबिलियत तो होगी ही ना, इसीलिए ही वॉज एंजॉइंग अ वेरी गुड पोजिशन देयर। सुब्बू पोएट भी था, जी हाँ,
काबिल इंसान था, पोएट था और बहुत ही कॉम्प्लेक्स पोम्स लिखता था। एक्चुअली उसे मूवीज में ही इतनी अचीवमेंट मिल गई, इतनी सक्सेस मिल गई कि वो पोएट्री पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। उसने स्टोरी पोम्स बनाई थी, तिल्हाना मोहम्मल, एंड उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स, डेफली माने स्किलफुली उसने बहुत सारे कैरेक्टर्स भी डाले थे। उन्होंने देवदासीज के मूड को भी रिक्रिएट किया था। अमेजिंग एक्टर, एक्सेलेंट पोएट, तो क्यों ना सक्सेसफुल हो वो। बट कभी उन्होंने लीड रोल नहीं किया, बट जो भी एंसिलरी, जो भी साइड रोल मिलता था वो उसमें इतना परफेक्ट होता था कि सब उसे तारीफ करते थे। ऑफ कोर्स जब तारीफें मिलेंगी तो पॉपुलैरिटी तो आएगी ही आएगी, और आप लोग ही हर एक को, कोई भी ऑडियंस हो गई, स्पेक्टेटर्स, वही तो पॉपुलर करते हैं। सो वो शायद मेन रोल वालों से भी बहुत अच्छी एक्टिंग करता था। इंसान भी बहुत अच्छा था। ही वॉज अ वेरी जेन्युइनली कंसर्न फॉर दी अदर पीपल्स प्रॉब्लम्स। इसीलिए उसका घर एक बहुत बड़ा सा मैदान जैसा दिखता था, बिकॉज हर रोज कोई ना कोई आया ही रहता था। I mean, उसे खुद भी नहीं पता था वो कितना अच्छा है, कि कितने लोगों को सपोर्ट कर रहा है और कितने लोगों की लाइफ को सुधार रहा है। और सच अ चैरिटेबल, इतना चैरिटी करने वाला, इम्प्रोविडेंट माने केयरलेसली वेस्टफुल खर्च करने वाला, फिर भी दुश्मन। तो आप सोच लीजिए कि अच्छा बनना दुश्मनी को न्योता देना है, ऐसा नहीं है। प्लीज बी गुड ह्यूमन बीइंग। सो शायद लोगों को लगता था ये बॉस के करीब है, ये साइको फैमिली, ये चापलूस है, और शायद इसीलिए। सो देयर वॉज एन नंबर ऑफ रीजन विच पीपल कोटेड, या फिर हमारे ऑफिस बॉय, और वो उससे चिढ़ते थे। जो भी था, सुब्बू से ऑफिस बॉय चिढ़ता था। कहता है सुब्बू को आप हमेशा बॉस के साथ देखेंगे। जॉब बॉस के लिए नहीं, असिस्टेंट के रूप में नहीं लगी थी उसकी। एक्चुअली वो स्टोरी डिपार्टमेंट, हिज अटेंडेंस वाज इन द स्टोरी डिपार्टमेंट। और चलिए सुब्बू से पलट के कहानी एक और मोड़ लेती है। कहती है कि स्टोरी डिपार्टमेंट की बात करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग था स्टोरी डिपार्टमेंट जेमिनी स्टूडियो का, क्योंकि उसमें लॉयर भी था। लॉयर का काम क्या होता है? करेक्ट, लीगल एडवाइस देना, ये नहीं वो नहीं, ऐसे, ये रिट, ये वो। बट लॉयर था कहां? स्टोरी डिपार्टमेंट में। लॉयर जिसका काम एडवाइस करना होता है, वो बिल्कुल ऑपोजिट था। अब उसने क्या किया जानते हैं? एक टैलेंटेड एक्ट्रेस का भविष्य बर्बाद करने में वो कामयाब रहा। जाने अनजाने एक दिन शी वॉज इन टायरेड, शी वॉज इन एंग्री मूड, एंड उसने उसको रिकॉर्ड कर लिया। और जब वो चुप हुई, उसने वो इंस्ट्रूमेंट या रिकॉर्डर स्टार्ट किया, एंड व्हेन शी हर्ड हर वॉइस, शी वॉज एक्चुअली स्कैर्ड। she got an emotional out setback, और उसे लगा वो सहन नहीं कर पाई, क्योंकि वो एक कंट्री साइड की एक सिंपल सी, शाय सी, एक हम्बल सी लड़की थी, और ये सब चीजें उससे समझ नहीं आई, वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। एज अ रिजल्ट शी लेफ्ट हर करियर। सो कौन था रिस्पॉन्सिबल? यस, लॉयर, जो लीगली एडवाइस करते हैं, लोगों को लीगैलिटी से निकालते हैं, उसने उसको प्रॉब्लम में डाल दिया, उसका भविष्य ही खत्म कर दिया, उसका छोटा मगर खूबसूरत करियर खत्म हो गया। सो लीगल एडवाइजर भी स्टोरी डिपार्टमेंट में था। सोचिए, पहले वो सुब्बू जी, फिर ये स्टोरी डिपार्टमेंट में हमारे लीगल एडवाइजर चलेगी स्टोरी डिपार्टमेंट। और इसकी वजह से क्या हुआ? उसका अंत हो गया। और जितने भी लोग थे वहां पर उन दिनों खादी पहना करते थे, मगर हमारे ये स्टोरी डिपार्टमेंट के लीगल एडवाइजर खादी धोती पहनते थे वो लोग। बट ये कैसे पहनता था? एकदम कोट सूट वाले कपड़े पहना करता था। हमेशा अकेला लगता था, हमेशा बेबस लगता था, बिकॉज लोगों को लगता था ही इज अ डिफरेंट मैन ऑल टुगेदर। वो सपनों की दुनिया में रहता था। I mean, वो था ही कुछ अलग। वो लोग जो बहुत न्यूट्रल थे उस समय के, बड़े सीधे साधे लोग, गांधीआइट्स, खादीआइट्स, गांधी जी में विश्वास करने वाले, खादी पहनने वाले, उन सारे लोगों से ये कुछ हटके था। तो अभी तक बात कर चुके हैं हम ऑफिस बॉय की, कोटमंगलम सुब्बू, और तीसरा ये लीगल एडवाइजर। रिवाइज करते रहिएगा, थोड़ा सा लंबा होगा, बट आपको डिटेल समरी मिलेगी। लाइक सो मेनी ऑफ दोज। कह रहा है बॉस के ये भी करीब था, बॉस ने इसको भी, बॉस के जो भी करीब होता था वो बॉस ने उसको फायदा दिया, एडवांटेज दिया। भाई क्या एडवांटेज दिया? मूवी प्रोड्यूस करने का, और इतना सारा रॉ मटेरियल लग गया, स्टॉक लग गया, रिसोर्सेज लग गए, मूवी फेल। एक दिन बॉस इतना तंग आ गया कि उसे स्टोरी डिपार्टमेंट ही बंद करना पड़ा।
इमेजिन करिए एक लीगल एडवाइजर ने की वजह से स्टोरी डिपार्टमेंट बंद हो गया. इजंट इट वेरी ह्यूमरस? आपने देखा रॉबर्ट क्लाइव, दिस मैन. सो देयर इज अ एलिमेंट ऑफ सटल ह्यूमर इन द चैप्टर. जेमिनी स्टूडियो बहुत सारे पोएट्स की एक फेवरेट प्लेस थी. सुबु टैलेंटेड था और भी बहुत सारे टैलेंटेड लोग थे, बट उसके उन चीजों से हट के भी हमारे जेमिनी स्टूडियो का एटमॉस्फेयर बहुत ही कॉर्डियल था, बहुत ही हैप्पी गोइंग था. वहां पर बहुत सारे पोएट्स वहां आया करते थे. एक बैठक बन जाती थी. एसडीएस योगियर, सांबू सुब्रमण्य, कृष्ण शास्त्री, हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, और वहां की कॉफी बहुत अच्छी होती थी. तो वो वहां बैठते थे, कॉफी पीते थे, अपनी कविताओं को जन्म देते थे. और एक्चुअली उन दिनों कांग्रेस का रूल था ग्रुप पे बैठना, बातें करना, दैट वाज नॉट अलाउड. इसीलिए एंटरटेनमेंट के लिए भी लोग उनका वेलकम करते थे और उन्हें जगह मिल जाती थी, वो बैठा करते थे. कुछ ऑफिस बॉय और कुछ क्लर्क्स के अलावा सब लोग एंजॉय करते थे उनकी पोएट्री को, और सिर्फ एंजॉयमेंट तक ही था, ना क्रिटिसिज्म ना कुछ. इट वॉज जस्ट अ मियर रिलैक्सेशन. अब कई सारे लोग पहनते तो खादी थे, पूजा भी गांधी जी की करते थे, उसके अलावा पॉलिटिक्स में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था. आप मुझसे पूछे, किसी से पूछे, उन्हें ऊपर तरीके से तो पता होगा, बट देन इफ आई एम नॉट इनटू पॉलिटिक्स या समबडी एल्स इज नॉट इनटू पॉलिटिक्स, तो उसको डिटेल नहीं पता होगा. ठीक वैसे ही हमारे सिंपल से लोग थे जेमिनी स्टूडियो के. अब कहानी में ट्विस्ट आता है, जो लास्ट में बताया था, कम्युनिज्म, साम्यवाद, दैट इज समथिंग, सच पॉलिसी या सच थिंकर्स जो क्या मानते थे, प्राइवेट ओनरशिप बैन हो जानी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए. तो लेट्स रीड अबाउट देम. तो कहता है कि अब लोगों को कम्युनिज्म के बारे में नहीं पता था. कम्युनिस्ट कौन होता है? अभी बताया, एक साम्यवाद इंसान, मतलब एक हार्टलेस आदमी जिसे ना तो फिलल का मतलब बच्चों से प्यार, ना कॉन्जुअल, ना बीवी से, ना फैमिली लाइफ से, एंड हैड नो कंपंक्शन, कोई गिल्टी नहीं होती अगर वो अपने ही बच्चे, अपनी औलाद को, अपने पेरेंट्स को मार दे. तो ऐसा इंसान क्या करेगा? सिर्फ वायलेंस फैलाएगा, अनरेस्ट करेगा, इग्नोरेंट लोगों को फंसाएगा अपने जाल में और अपने ग्रुप में शामिल करेगा. इंडिया में उस समय लोगों को इतना ज्यादा कम्युनिज्म के बारे में नहीं पता था. थोड़ा थोड़ा, हल्का हल्का, वेगली अनक्लियर ये बात जेमिनी स्टूडियो में भी फैली कि कुछ कम्युनिज्म है. अब एक फ्रैंक बुचमैन की मॉरल रीआर्ममेंट आर्मी, MRA, उनका मकसद था कि वो पूरी दुनिया में लोगों को कम्युनिज्म के बारे में एक्चुअल बताएं वो है क्या, ताकि वो इसके जाल में ना फंस पाए. MRA था क्या? एक काउंटर मूवमेंट था, एक इंटरनेशनल कम्युनिज्म के खिलाफ. मतलब कुछ 200 लोगों की वो टीम थी, वो मद्रास आना चाहते थे और वहां के लोगों को जागरूक करना, इन्फॉर्म करना चाहते थे. अभी तक हमने समझ लिया कि कम्युनिस्ट क्या होता है. अब कम्युनिज्म के लिए के अगेंस्ट बताने वाली कौन सी टीम थी? MRA. कितने लोग थे? 200. करेक्ट. अब वो मद्रास आए, करीबन आए होंगे 1952 के आसपास, और मद्रास के बिग बॉसेस माने मिस्टर SS वासन उनके हाथों में कठपुतली की तरह थे. I mean, उन्होंने उनका स्वागत किया. अब क्या करना चाहते थे और वो कैसे बताना चाहते थे? देखिए, अनपढ़ जनता होगी या फिर जो लोग इतना लिटरेट नहीं है, तो उनको बताने के लिए इंसान को एक नया तरीका अपनाना पड़ेगा. तो ये जो MRA थी, ये क्या करती थी गाइस? ये कोई सर्कस वाले नहीं थे, मगर ये प्लेस के जरिए लोगों को इन्फॉर्म करते थे और उनको समझाते थे कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उनके फेवर में है, क्या उनके अगेंस्ट में है. तो उन्होंने 2 प्रोफेशनल तरीके से प्ले ऑर्गेनाइज किए थे, जॉथम वैली और फॉरगॉटन फैक्टर. मद्रास में कई शोज चले, लोगों ने देखे, और ये अच्छा तरीका था ना इन्फॉर्मेशन देने का. पीपल इफ दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, बड़े भारी भरकम शब्द ना समझे, तो इजी तरीका देखा था ये. अब जेमिनी स्टूडियो के 600 लोगों ने, मतलब दी जेमिनी स्टूडियो ऑफ 600, उन्होंने इन्हें बार बार देखा. ऑफकोर्स जब वो होस्ट कर रहे हैं तो वो देखेंगे ही. प्ले का मैसेज बहुत सिंपल था, बहुत होमली था, मीन्स बहुत आसान तरीके से समझ आने वाला था. स्टेज कॉस्ट्यूम सुपर फर्स्ट क्लास थे. वो इतने प्रभावित हो गए थे मद्रास और तमिल ड्रामा कम्युनिटी के लोग कि उन्होंने उनके स्टेज शोज, उनके जो स्टेज तरीका, सेटिंग्स, ये सब उन्होंने अपनी मूवीज में भी इस्तेमाल किया था. वो बेयर स्टेज, वाइट बैकग्राउंड, इतना ट्यून, एक धीमी सी ट्यून बजते हुए, तो कई सालों तक उन्होंने उसे इनकॉर्पोरेट किया था.
So which means MRA was widely acclaimed, popular. Is that clear? तो 600 लोग थे जेमिनी स्टूडियो के और उनको बहुत ही मजे आए उस समय क्योंकि उन्होंने कुछ नया देखा, प्लेस देखे, काम से हटकर उन्होंने होस्ट किया. सो व्हाट डज दिस टेल्स अस? जेमिनी स्टूडियोज हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी. और क्यों अच्छा लगता है कोई भी चीज हटकर? क्योंकि वो हमारे उस बोरिंग रूटीन से कुछ शिफ्ट लाती है और इसीलिए वो खुश थे. आगे बात करते हैं. एक और विजिटर आया जेमिनी स्टूडियो में. कुछ महीनों के बाद फिर से मद्रास का है. मद्रास किए जेमिनी स्टूडियो में फोन बजा, बेल बजी और ये रूमर फैल गया कि शायद कोई पोएट आ रहा है या शायद कोई एडिटर आ रहा है. जितना उन्हें नॉलेज थी उसके हिसाब से दे स्टार्टेड गेसिंग, दे स्टार्टेड सरमाइजिंग कि कौन आ रहा है, कौन आ रहा है. दे विजिटर्स, उनको पता नहीं था कौन विजिटर है, तो वो दे स्टार्टेड लिंकिंग कि जरूर ये कोई ब्रिटिश पब्लिकेशन का होगा. तभी उसे बॉस वेलकम कर रहा है. क्यों? क्योंकि शायद बॉस उसके नोन है. तो सब लोगों ने गेस करना शुरू कर दिया कि ये पोएट होगा, वो पोएट होगा, कीट्स होगा, शैली होगा, बायरन होगा. बट कौन? किसी ने कहा इलियट होगा, किसी ने कहा कुछ अपनी नॉलेज के अनुसार. बाद में पता चला ही इज नॉट अ पोएट, वो एक एडिटर है, शायद इसीलिए मिस्टर वासन उसका स्वागत कर रहे हैं. अब ये भी समझ में आ गया कि किसी पॉपुलर वीकली, मतलब पॉपुलर एडिटोरियल का एडिटर नहीं था, ये ब्रिटिश पब्लिकेशन का नहीं था. शायद हिंदू के जो बॉसेस थे वो इनिशिएटिव ले रहे थे. तो इसका मतलब क्या है? वो किसी डेली न्यूज़पेपर का, बहुत पॉपुलैरिटी मिलती है, उसका एडिटर था. ना, मैनचेस्टर गार्डियन या लंदन टाइम्स का नहीं था. बेचारे इन्फॉर्म्ड लोगों को भी कुछ नहीं पता था एक्चुअली ये दूसरा गेस्ट कौन था. तो क्वेश्चन मार्क ये है, वो हु वाज द अनदर विजिटर इन जेमिनी स्टूडियो. अभी तक नहीं पता मगर आ गए वो. आपने देखे वो तूफान दर 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 बड़े से पंखे से, पहले शादियों में भी चलते थे, आप छोटे होंगे आपने देखे होंगे, दूर 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 दूर. तो करीबन 4 बजे के आसपास ये पोएट या एडिटर, खुद नहीं पता इन लोगों को, अशोका मित्रन जी भी कंफ्यूज हैं, वो लंबा सा पतला सा इंग्लिश दिखने वाला सीरियस सा आदमी आया. पंखों से बैटल करते हुए बचता बचाता वो स्टेज पे गए. अब बॉस ने उनका स्वागत किया और जब हम किसी के बारे में नहीं जानते हैं तो हम क्या करते हैं? जर्नल सेंस में वेलकम करते हैं. तो बॉस की जो स्पीच थी ना, वेलकमिंग स्पीच, वो भी इट हैड नथिंग मच टू से, बिकॉज शायद वो भी उसके बारे में जानते नहीं थे. अब उन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में बोला. अब आई हमारे गेस्ट के बोलने की चांस. अब जब पोएट बोले तो वो सारी जनता ऐसे, ये क्या बोल रहा है? हाँ, क्योंकि उसका एक्सेंट, उसका डायलेक्ट उन्हें समझ में नहीं आता था और वो इंग्लिश था और इंग्लिश के डायलेक्ट्स इन सिंपल से तमिलियंस को क्या समझ में आएगा. तो कह रहे हैं ना तो उसको समझ में आया कि ये क्या समझ पा रहे हैं या नहीं, बिकॉज वो ऐसे ही थे और वो उसकी जो मुद्दा था वो उन्हें समझ में नहीं आ पाया. अब वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि इस तमिल स्टूडियो में एक इंग्लिश गेस्ट कर क्या रहा है. They were simple people, their lives were simple, so they couldn't afford to understand that. अब पोएट खुद भी कंफ्यूज था, बैफल था, एकदम भौचक्का रह गया. शायद उसके बोलने का जो मकसद था वो वहीं खत्म हो गया. आई मीन, he couldn't actually give the gist or he couldn't help them because whatever he was saying was not going to them. Means they were not able to understand his language. इसीलिए ये एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री बन गया. वहीं पर उस क्वेश्चन का जवाब ही नहीं मिल पाया. अब एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट हुआ जो कि एक ब्रिटिश पीरियोडिकल मैगजीन, एनकाउंटर नाम की मैगजीन ने स्टार्ट किया. प्रोज राइटिंग बहुत ही डिफिकल्ट होती है, हर एक को ना समझ में आती है और इसीलिए ज्यादा पॉपुलर नहीं होती. जो चीज मुश्किल है वो टाइम लगाएगी, पॉपुलैरिटी धीरे मिलेगी. अशोका मित्रन भी एक प्रोज राइटर और कहते हैं ये जीनियस का काम है क्योंकि बार बार आपको रिजेक्शन मिलेगा, बार बार आपका दिल सुकड़ेगा, बार बार आपको हिम्मत लानी पड़ेगी और बार बार फिर आपको उससे लड़ने की काबिलियत पैदा करेंगी. नहीं, मैं फिर लिखूंगा. सो अशोका मित्रन जी यही कहते हैं कि हार नहीं मानता है एक प्रोज राइटर. ऐसे ही एक दिन वन फाइन डे हिंदू हैड पब्लिश्ड इन अ लिटिल कॉर्नर, एक छोटे से कॉर्नर में, एक इनसिग्निफिकेंट से कॉर्नर में हिंदू न्यूज़पेपर के एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ था और
दी एनकाउंटर मैगजीन में, और जेमिनी स्टूडियो के पढ़े लिखे लोगों ने उसको देखा. आई वॉन्टेड टू गेट एन आइडिया ऑफ द पीरियोडिकल बिफोर आई. कहते हैं कि मेरा भी मन था इसमें प्रोज लिख देने का, बट मैं इसके बारे में थोड़ा जानना चाहता था ताकि फिर से रिजेक्शन ना हो. He wanted to ascertain, he wanted to be very sure कि ये जो periodical है ये किसका है, कौन इसमें अपने आप को पार्टिसिपेट कराने से पहले, पोस्टेज पर, स्टैम्प पर पैसे लगाने से पहले. अब उन्होंने चेक किया जाकर ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में. तब उन्हें देखा, जब उन्होंने किताबें देखी, इतनी सारी मैगजीन पढ़ी थी, छुई भी नहीं थी लोगों ने. क्यों? वही बात ना, प्रोज ज्यादा लोगों के इंटरेस्ट की चीज नहीं होती है. So now, जब उन्होंने देखा, he checked in the British Council Library, then he got to know, and the name of the editor was Stephen Spender. मानो सिकुड़े हुए दिल में घंटियां बजने लगी हो, डिंग डिंग डिंग. खुश हो गए. कौन खुश हो गए? अशोकामित्रन जी. क्यों? बिकॉज ही रिकॉल्ड. तब उन्होंने रिकॉल किया, उन्होंने समझ में आया कि स्टीफन स्पेंडर तो वही मिस्टीरियस गेस्ट था जो जेमिनी स्टूडियो में आया था. पहले क्वेश्चन का जवाब मिल गया कि कौन आया था, पोएट और एडिटर. ही वॉज स्टीफन स्पेंडर. राइटर फेल्ट एज इफ ही हैज डिस्कवर्ड समथिंग न्यू, एंड उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसका कोई खोया भाई मिल गया हो मेले में, और गले लगाने को जी चाहा. क्यों? क्योंकि उसे अब लगा कि उसका इंटरेस्ट और उसका इंटरेस्ट सेम है, तो शायद उसका प्रोज रिजेक्ट ना हो. राइटर वॉज वेरी वेरी हैप्पी. सो ही सेज कि मुझे सच में खुशी हुई. अब राइटर कहते हैं कि मैंने 20 साल काम करने के बाद व्हेन आई लेफ्ट जेमिनी स्टूडियो, अब उनकी लाइफ असल में स्ट्रगल तब बनी, बिकॉज कहते हैं ना, जब आप यंग होते हो, कमाते हो, तब आपके पास टाइम नहीं होता खर्च करने का. जब बूढ़े हो जाते हो, पैसा नहीं रहता है खर्च करने के लिए. देखिए किस्मत का मजाक. मगर आप लोग के साथ ऐसा नहीं होने वाला. यू आर वेरी स्मार्ट पीपल, आई नो. चलिए कहानी को अंत करते हैं. कुछ सालों के बाद जेमिनी स्टूडियो में, कहते हैं मेरे पास बहुत टाइम था क्योंकि आई हैड रिटायर्ड, आई हैड लेफ्ट. सो मेरे पास मगर पैसा नहीं था, तो जो भी सस्ती चीज होती थी ना, वो बड़ा अट्रैक्ट करती थी. तो कह रहा है एक बार मैंने एक लो प्राइस की किताब खरीदी. एक दिन मैं ऐसे ही फुटपाथ पे था, मेड्रॉस के घूम रहा था, माउंट रोड पोस्ट ऑफिस पर. वहां पर मुझे बंडल्स किताबों के दिखाई दिए. देयर वाज दिस बॉय हु वाज सेलिंग दिस, और वो 50 पैसे में थी. एक्चुअली ये कॉपी थी एलिगेंट अमेरिकन ओरिजिन की, और स्पेशली मुझे इट वाज अ चेरी ऑन द केक. मुझे बड़ा अच्छा लगा. क्यों? क्योंकि ये स्पेशली लो प्राइस्ड एडिशन था. इनकी मैगजीन वालों की 50th एनिवर्सरी थी. रशियन रेवोल्यूशन तो वो 50 पैसे में बेच रहे थे. कंपाइलेशन ऑफ 6 essays ऑफ डिफरेंट ऑथर्स. तो ये 6 डिफरेंट ऑथर्स के एसेज कंपाइल किए हुए थे. अब उसने झांक कर देखा उसमें, वो क्या था? उस आर्टिकल का नाम द गॉड दैट फेल्ड. 6 मशहूर लोगों ने, राइटर्स ने उसमें अपने विचार लिखे थे कम्युनिज्म पर. अगेन याद दिला दूं, साम्यवाद, यस, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होते हैं. उन 6 में से सारे नाम पढ़े अशोकामित्रन जी ने. आंद्रे गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नासियो सेलोन, आर्थर कॉस्लर, लुइस फिशर, स्टीफन स्पेंडर. सडनली वो किताब उसके लिए ट्रिमेंडस इंपॉर्टेंट बन गई. क्यों? क्योंकि अब उसका इल्यूजन, उसके सारे डाउट क्लियर हो गए कि वो जेंटलमैन स्टीफन स्पेंडर इतने सालों पहले जेमिनी स्टूडियो क्यों आए थे. कम्युनिज्म के अगेंस्ट बोलने आए थे. So finally, before the chapter ends, he got to understand the mystery of Stephen Spender's visit to Gemini Studio. क्यों आए थे? Yeah, tell me. He was one of the contributors on informing people about communism कि उसमें मत फंसना. तभी तो देखिए इस किताब के टाइटल का नाम द गॉड दैट फेल. वो भगवान जिन्होंने कोशिश तो की कम्युनिज्म को हटाने की, मगर हार गए. विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन. आई होप आपको सब समझ में आया हो, और मैंने सब कुछ क्लैरिटी से एक्सप्लेन किया है. शॉर्टकट नहीं जाइए, टाइम लगाइए, पढ़िए पूरी वीडियो और इसका फायदा उठाइए. सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, बेल आइकन दबाइए, एंड प्लीज डू टेल अदर्स अबाउट द सेम. टिल देन, बाय बाय एंड हैप्पी डे.